तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है रोग एवं उपचार। रोग एवं उपचार। अब हम इसके अंतर्गत जो है वो विषाणु से, जीवाणु से, कवक से इत्यादि से जो होने वाले रोग जो हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। और ये जो बिंदु है वो एक बार कार्यप्रणाली और जो ऐसी ही मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से पहले हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए साथियों, आज हम एक नया टॉपिक रोग एवं उपचार शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हम लोग जो हैं वो विषाणु से, जीवाणु से इत्यादि से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक लगभग जिनमें भी जो भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस का पोर्शन है, तो उन सभी में ये टॉपिक जो है वो आता है। और इस टॉपिक से एक या दो जो है वो आसान सवाल, बिल्कुल अगर इन्हें थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर से पढ़ा हुआ हो, बेसिक सी अगर इनके बारे में, जैसे कोई रोग है वो किससे होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या कवक से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, तो ऐसी बातें। और अगर वो उनसे होता है तो विषाणु कौन सा है या जीवाणु कौन सा है, ये बातें। या फिर वो किस जो अंग को प्रभावित करते हैं, या फिर उससे संबंधित अगर कोई वैक्सीन है, कोई मतलब दवा है, तो वो कौन सी है या उसकी खोज कैसे। तो ऐसी नॉर्मल सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो वहीं से जो है वो एक साधारण सा, एक सामान्य सा प्रश्न बनकर हमारे सामने आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विषाणु जनित रोग, मतलब जो वायरस से होते हैं। ठीक है, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु, मतलब जहर का जो अणु है वो। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, कि इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती। अगर वैसे हम देखें तो ये जो है वो, हम इन्हें जो है वो ना ही तो मरा हुआ कह सकते हैं और ना ही जीवित कह सकते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होते हैं, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएंगे, तो ये जो है अपने वंश की वृद्धि करेंगे, मतलब अपनी संख्याओं को बढ़ा लेंगे। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जो वायरस है वो अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, कि मतलब ये जीव होते हैं। ठीक है, लेकिन इसे पूर्णतः जीव नहीं कहा जा सकता और पूर्णतः निर्जीव भी नहीं कहा जा सकता। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, ये मैंने आपसे बात कर ली। अब क्या है कि जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो अपने वंश की वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगर निर्जीव कोशिका के अगर संपर्क में आएंगे तो ये अपनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि ये कभी भी नष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? कभी भी नष्ट नहीं होते, इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। रासायनिक दृष्टि से ये जो है वो प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है वायरोलॉजी। ठीक है, ये वायरोलॉजी शब्द जो है वो हिंदी वाला, चलो फिर भी हमें ध्यान रहता है, वायरोलॉजी ध्यान में रखना है। विषाणु जीवित कोशिकाओं से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु हो गए, पौधे हो गए, कवक हो गए, जीवाणु, मनुष्य इत्यादि को। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है वो एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों यथा चेचक, गिनी वर्म रोग और पोलियो का उन्मूलन जो है वो हो चुका है। तो एक बात तो यहाँ से ये कंफर्म हो गई कि एक कौन सा रोग? चेचक। दूसरा कौन सा? गिनी वर्म रोग। ठीक है, और तीसरा कौन सा? पोलियो। ठीक, ड्राइकुनोसिस जो है वो रोग जो है, ये तीनों के तीनों रोग कैसे रोग हैं? विषाणु जनित रोग है, पहली बात। ठीक है, और अब दूसरी बात है कि अब भारत जो है वो इनको बिल्कुल ही समाप्त कर चुका है। मतलब अब इन रोगों के जो रोगी जो हैं वो अब भारत में देखने को नहीं मिलते। अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। तो ये बात भी याद रखनी है कि अप्रैल 1977 में भारत को किससे मुक्त घोषित कर दिया गया? चेचक से।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। और 27 मार्च 2014, ये बात आपको, अगर ऊपर वाले दोनों याद ना रहे फिर भी ये बात आपको याद रखनी है कि 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो अब ऊपर वाली कौन कौन सी बात, एक तो जो है वो इसका अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। दूसरा कि ये जो है वो क्या है, प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड जो है वो होते हैं, उसके खंड होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात क्या है कि ये संक्रमित करते हैं। तीसरी बात है कि चेचक, गिनी वर्म यानी कि ड्राइकोनोसिस जो है वो, और पोलियो, ये तीनों के तीनों किस कैसे रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं। उसके पश्चात अप्रैल 1977 में चेचक मुक्त, 2000 फरवरी में क्या है गिनी वर्म से मुक्त, और 27 मार्च 2014 को किससे मुक्त हो गया, पोलियो से मुक्त हो गया। अब देखते हैं चेचक के बारे में। पहला रोग कौन सा है, चेचक। वेरियोला नामक विषाणु से होता है। एक वेरियोला नामक जो है वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, वेरियोला। तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी है कि सामने वाला हमें देगा कि कोई चेचक नाम का वायरस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वायरस कौन सा है, वेरियोला वायरस जो है वो होता है। और उससे कौन सा रोग होता है, चेचक रोग होता है, जो ऑर्थोपोकस वायरस परिवार का सदस्य है। ये एक वायरस जो है उनका समूह होता है। ठीक है, तो उस जो ये वेरियोला वायरस जो है वो किस समूह का वायरस है, ऑर्थोपोकस। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। तो ये बात बस आपको चेचक के बारे में क्या याद रखनी है कि वेरियोला नामक वायरस से होता है। और ये वेरियोला वायरस जो है वो ऑर्थोपोक्स समूह का सदस्य है। ये तो बात हो गई चेचक की। अब बात करते हैं हम पोलियो की। पोलियो भी एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस विषाणु। ठीक है, कौन सा है, पोलियोमेलाइटिस जो वायरस है उसके थ्रू फैलता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन या जल द्वारा होता है। तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है कि जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है, पोलियो जल द्वारा फैलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि आपको ऑप्शन में देकर ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो रोग है वो जल के माध्यम से नहीं फैलता, तो जल के माध्यम से पोलियो फैलता है। ठीक है, उसके पश्चात ये किससे फैलता है, दूषित भोजन से फैलता है। अब क्या है कि इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो है वो हमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जो है वो निर्देशित करने वाला अंग जो है वो कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। और ये उसी को प्रभावित करेगा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो सिंपल सी बात थी। पोलियोमेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है, से तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती है और पक्षाघात जो है वो, पैरालिसिस जो है वो हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गई रोग की बात। अब रोग के जो टीके हैं, पोलियो वैक्सीन जो है की खोज सर्वप्रथम जॉन्स हाल्क ने की थी। तो पोलियो की पहली वैक्सीन जो है वो किसने ढूंढी थी, हाल्क ने। वर्ष 1952 के में जो है वो इसने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। बाद में अल्बर्ट साबिन जो है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब दोनों की दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों की दोनों बातों को जो है वो पूछा जाता है कि अगर बात आए कि पोलियो के टीके की, ठीक है, पोलियो के टीके की, या पोलियो के मतलब आपको सीधा पूछा जाए कि पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन जो है वो सर्वप्रथम खोज की थी साल्क ने। लेकिन जो ज्यादातर जो फेमस है, जो हम सबको जिसके बारे में पता है, जिन्होंने कभी ना कभी पी है या ली है जो है, और आज भी जो है वो बच्चों को पिलाई जाती है, तो वो कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अल्बर्ट साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन, और साल्क जो है वो पोलियो के टीके की खोज करी, विकसित किया, जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में
बाइवेलेंट वैक्सीन का प्रयोग का निर्णय लिया है। तो एक तो होती है ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी है बाइवेलेंट बाइवेलेंट वैक्सीन जो है वो। तो हाल ही में जो है बाइवेलेंट का प्रयोग का जो है वो निर्णय लिया गया। ट्राइवेलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 01, 02, 03 से लड़ने की क्षमता थी, क्योंकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं है। तो जो वायरस जो है वो नहीं था, जो 1999 के बाद कहीं नहीं मिला था, तो उसकी वैक्सीन जो है वो यूं ही दी जा रही थी। तो उसको हटाकर जो है वो अब सिर्फ कौन सी है, बाईवेलेंट जो है वो वैक्सीन जो है वो दी जाती है। अब हम देखते हैं अगला रोग जो है वो राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर ये जो है वो हमसे पूछ लिया जाए कि सामान्य जुकाम के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी है, तो राइनो वायरस जो है वो उत्तरदायी है। किसके लिए? सामान्य जुकाम के लिए। जबकि कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए उत्तरदायी का प्रमुख कारक है। तो हाल ही में जो आपको कोरोना महामारी देखने को मिली थी, तो वो भी जो है वो जुकाम के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार जो नोवल कोरोना वायरस है या सार्स कोव 2, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सार्स कोव 2 या नोवल कोरोना वायरस जो है वो उसकी खोज की गई थी, जो कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण बना है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी जो है वो सार्स है। सार्स सर्वर एक्यूट रिस्पॉन्स रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सर्वर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, एवं मर्स मर्स जो है मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, ये दोनों के दोनों जो है वो कोरोना के कारण होते हैं। कौन से किसके कारण होते हैं? कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक तो जुकाम है, दूसरा है नोवल कोरोना वायरस यानी कि सार्स कोव 2, तीसरा है सार्स और चौथा है मेर्स। जुकाम, तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो रोग है वो कौन सा संक्रामक रोग है जो जिसके कारण नहीं होता, कोरोना के कारण होता है या नहीं होता है, तो आपको याद रखने हैं। एक तो जुकाम हो सकता है कोरोना के कारण, दूसरा सार्स कोव 2 यानी कि नोवल कोरोना वायरस हो सकता है, तीसरा सार्स हो सकता है, चौथा मेर्स हो सकता है, मर्स हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कि जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर और आंख व नाक से पानी गिरता है। अब ये तो सिंपल सी बात थी। अब कुछ हम देख लेते हैं कि कोविड-19 जो था उसके प्रभावी उसमें प्रभावी जो है वो कुछ उसके दौरान जो है वैक्सीन्स बनाई गई थी। तो उन वैक्सीन्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइट, नोवावैक्स, सिनोवैक, सिनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइबर बायोएनटेक। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत नाम जो है वो इनके याद होने चाहिए कि निम्न में से कौन सी जो है वो कोरोना की वैक्सीन है या नहीं है, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अगला रोग देखते हैं, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य होता है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन होती है। इससे प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है? लीवर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है, तो पहली बात तो ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। उसके बाद में दूसरी बात जो है वो ये है कि ये रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है? लीवर को। लीवर में क्या होता है? एक तो सूजन हो सकती है और दूसरा क्या है? जलन हो सकती है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। और ये एक मतलब बहुत ही खतरनाक जो है, खतरनाक तरह का वायरस होता है जिससे खतरनाक बीमारी होती है। तो अगला रोग जो है वो हम देखते हैं, मम्स या कंठमारा रोग। ये रोग भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि मम्स रोग जो है वो किससे होता है? विषाणु से। विषाणु जनित रोग है। इसे गलसुआ भी कहते हैं। कौन सा रोग होता है? गलसुआ रोग। किसे कहते हैं? मम्स को या कंठमाला को गलसुआ कहते हैं। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पैरोटिड। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि निम्न में से वह कौन सा रोग है जिसके अंदर पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है, कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है?
बड़ी हो जाती है, तो वो रोग कौन सा है? मम्स या कंठमाला। अगला रोग जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, रेबीज। और रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, चमगादड़ के काटने से होता है। रेबीज के साथ ही उसके जैसा ही एक रोग है हर्पिस। हर्पीस, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है वो विषाणु के कारण होते हैं। रेबीज विषाणु प्राय कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून इत्यादि में पाया जाता है तथा इनके द्वारा मानवों में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि ऐसे रोग से पीड़ित या ग्रसित व्यक्ति जो है उनको क्या है, पानी से डर लगता है, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसको इफेक्ट करता है। कौन सा रोग? रेबीज रोग, ठीक है। अगला रोग है मेनिनजाइटिस। अगला रोग कौन सा है? मेनिनजाइटिस वायरस जनित रोग है। बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, जाने से ये रोग होता है, ठीक है। तो ये रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। उसके ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली जो है उसमें सूजन आ जाती है। अगला रोग है डेंगू। डेंगू को सभी जानते हैं। तो ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। कौन सा? हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु विषाणु के संक्रमण से होता है। इसे जिसे एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स पेंटिगेंस नामक मच्छर फैलाते हैं। तो इन मच्छरों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एडीज इजिप्टी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इजिप्टी, एडीज इजिप्टी जो है वो डेंगू का जो है वाहक है, एक वाहक मच्छर है, ये बात याद रखनी है। एडीज एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स, सेंटिंग्स, ये तीनों के तीनों मच्छर जो है वो कौन सा रोग फैलाते हैं? डेंगू फैलाते हैं। तो डेंगू, सबसे पहली बात, डेंगू किससे होता है? वायरस से। दूसरी बात, किसके काटने से? मच्छर के काटने से। तीसरी बात, कौन से मच्छर के काटने से? इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फेंटिगस जो है इन तीनों मच्छरों के काटने से होता है। और इसके दौरान क्या होता है कि हड्डियों में और जोड़ों में तेज भयंकर पीड़ा होती है। और इस ज्वर को जो है वो क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स जो बीमाणु होते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। एक बार दोबारा से इन रोगों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग जो हैं वो हमने अभी तक कर लिए हैं, जो किससे फैलते हैं? विषाणु से फैलते हैं। तो पहला चेचक, गिनीवर्म, पोलियो। उसके बाद में कौन सा देखा था? पोलियो के बाद में हमने देखा अगला रोग जो है वो एक जुकाम जो है वो देखा था। फिर कोरोना या सार्स कोव 2 देखा था। फिर कोरोना के बाद में हमने देखा था सार्स, और फिर मर्स, और फिर कौन सा देखा था? एक जुकाम भी इससे होता है। और उसके बाद में हेपेटाइटिस बी देख लिया। और उसके बाद में मम्स, कंठमाला या कलसुआ रोग जो है वो देख लिया। उसके बाद में हमने देख लिया रेबीज, हर्पीज देख लिया। और उसके बाद में हमने कौन सा देखा है? मेनिनजाइटिस देख लिया। और उसके बाद में हमने देख लिया डेंगू, ठीक है। तो डेंगू, मेनिनजाइटिस, हर्पीस या रेबीज, कंठमाला, मम्स या गलसुआ, हेपेटाइटिस बी, कोरोना, सार्स कोव 2, सार्स, मम्स, और सॉरी मर्स, और क्या था एक चेचक, पोलियो और गिनी वर्म रोग जो है वो हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं पीत ज्वर या येलो फीवर जो है वो एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। तो आपको ये बात भी पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो एडीज के थ्रू फैलता है या एडीज के थ्रू नहीं फैलता। तो आपको मच्छरों से होने वाले रोगों को भी थोड़ा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक डेंगू है और एक कौन सा आ गया? पीत ज्वर जो है वो। एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। तो ये तीनों रोग जो है, एक पहली बात कि पीत ज्वर और डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया, ये तीनों के तीनों कैसे रोग हैं? विषाणु जनित रोग है। दूसरी बात कि इनका जो वाहक मच्छर है वो एडीज एल्बोपिक्टस जो है वो होता है। अब आगे देखते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है वो रोग का कारक फ्लेविविराइडी जो है कुल का विषाणु जो है वो होता है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस,
आपको ये नाम याद रखना है। फ्लेवी वायरस से कौन सा रोग होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस रोग जो है वो फ्लेवी वायरस से फैलता है। इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स वंश के मच्छर होते हैं। कौन से वंश के? क्यूलेक्स वंश के मच्छर जो हैं वो होते हैं। मुख्यतः ट्रिटिनियोरिक्स क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिक्स जो है वो मच्छर जो है वो इस जापानी इंसेफेलाइटिस जो है उस रोग का वायरस होता है, वायरस का वाहक होता है, फ्लेवी वायरस का वाहक होता है। इस जीवाणु से मानव एवं जंतु संक्रमित होते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन का सहायक होता है। मतलब जो ये क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिक्स जो मच्छर है वो किनके पास आते हैं? सूअरों के पास आते हैं। इसलिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से क्या रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। यानी कि सूअर के पास आने से मतलब सूअरों के एरिया में जो है, सूअरों का जो क्षेत्र जो एरिया जो है उसमें अधिकांशतः कौन सा रोग देखने को मिलेगा? कौन सा संक्रामक रोग देखने को मिलेगा? जापानी इंसेफेलाइटिस रोग, जो किससे फैलता है? फ्लेवी वायरस से। और फ्लेवी वायरस किस पे होता है? कौन सा वाहक मच्छर होता है उसका? क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंक्स जो मच्छर है वो होता है। और कौन से अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। अब अगला जो है वो विषाणु जनित रोग जो है वो कौन सा है? एड्स। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? रेट्रोवायरस जो है वो है। कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग जो है वो एचआई द्वारा होता है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित जो टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत में भी कौन सी? टी लिम्फोसाइट जो है वो। एचआईवी जो है वो वायरस होता है, ठीक है। किसका? एड्स का। रेट्रोवायरस समूह का वायरस है एचआईवी, जिससे कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। और ये डायरेक्ट किस पे अटैक करता है? टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है उनको क्या करता है? नष्ट करता है, जिससे रोगी में कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान, संक्रमित माता से अपरा के संपर्क के द्वारा संचरित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या हाथ रखने, साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों और रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण होता है। मतलब कि कोई एड्स का मरीज है, उसको किसी मच्छर ने काटा और वही मच्छर अगर आपको काट लेता है तो आपको एड्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई एड्स से संक्रमित है और उसे कोई टीका लगाया गया या कोई मतलब सिरिंज से इंजेक्शन दिया गया और वही सिरिंज अगर आपके लिए यूज कर ली गई तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो फैलता है। विश्व में एचआईवी के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में एचआईवी के सी उप प्रकार प्रभावी हैं। चार्ल्स गेलो ने HTLV थर्ड नामक एड्स रोग के कारक की खोज की थी। तो चार्ल्स गेलो, ये नाम आपको याद रखना है। इसने HTLV थर्ड, ठीक है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस जो है नामक एड्स रोग के कारक की खोज की थी। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किए जाते हैं। ये आपको खास तौर से याद रखना है कि वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा टेस्ट, कौन से 2 टेस्ट हैं? वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा टेस्ट जो है वो कौन से रोग के लिए किए जाते हैं? एड्स रोग की जांच के लिए किए जाते हैं। उसके पश्चात 1 दिसंबर को जो है वो प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है कि अब जो है हम देख रहे हैं कुछ शब्दावली, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। अगर हिंदी में अगर शब्द दे रखे होंगे तो आप इन्हें इंग्लिश में ही जो है वो याद रखने की कोशिश करना। और क्योंकि हिंदी में दे रखे होंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में तो दे ही रखे होंगे, तो आप वहां से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो जब कोई रोग किसी क्षेत्र विशेष, अब इनमें टर्म्स दी गई हैं वो याद रखना। एक तो है कि किसी क्षेत्र विशेष का होना चाहिए, दूसरा जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहना चाहिए, कि वो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की वो विशेषता बन जाना चाहिए।
तो ऐसे रोग को एंडेमिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक रोग कहते हैं कि वो जो है रोग जो है वो उसी क्षेत्र में होगा, वो अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में समय में तेजी से फैलता है, कम समय में तेजी से फैलता है, तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित संख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में फैलता है, क्या है? कम समय में तेजी से फैलता है, तो इसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के वृहत क्षेत्र में विस्तार जो है वो क्या कहलाता है? पेंडेमिक कहलाता है। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक जो है वो एक दूसरे के मतलब रूप हैं कि एपिडेमिक जो है वो पेंडेमिक का छोटा रूप है, लेकिन एंडेमिक जो है वो एक अलग अवधारणा है कि वो एक सिर्फ क्षेत्र विशेष की स्थिति होगी। अब क्या है कि मई जून 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो ये निपा वायरस ये भी क्या है कि एक रोग का वाहक है। ज्ञातव्य है कि निपा वायरस बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है, अर्थात यह एक ऐसी बीमारी है जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचरित होती है। तो ये बात आपको खास तौर से याद रखनी है कि पशुजन्य रोग है। कैसा रोग है? पशुजन्य रोग है। कौन सा? निपा वायरस जो है वो पशु